आज अकेला चंद्रशेखर आजाद संसद में 542 सांसदों को चेतावनी देते हुए, प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हुए, उंगली दिखाते हुए आसन को, गृह मंत्री को अगर दहाड़ता है तो हम सब का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हाँ, हमने चुन करके भेजा है। लेकिन दुख है कि बिहार के लोगों ने अभी तक किसी शेर को नहीं भेजने का काम किया, ना विधानसभा में ना लोकसभा में। निर्लज जो सांसद हैं, पूना पैक्ट के दलाल, गांधी जी के हरिजन, इनको कुछ भी कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे जीतन राम मांझी हो, एक शब्द नहीं बोलते हैं। चिराग पासवान हो, कुछ नहीं बोलते हैं। बिहार सरकार में भी 7 मंत्री हैं आपके जाति वाले, कोई कुछ नहीं बोलता। बोलता कौन है? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वाला चंद्रशेखर आजाद बोलता है, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाला भीम आर्मी वाला बोलता है। आपके यहाँ 6 सांसद हैं, 6 रिजर्व सीटें हैं, वो भी जाके लोकसभा में बैठते हैं, उनको भी मौका मिलता है बात रखने का। किसी ने दलितों के शोषण पे बोला हो, पिछड़ों के अत्याचार पे बोला हो, मुसहरों के जमीन छीनने पे बोला हो, किसी के घर तोड़ने पे बोला हो, किसी की हत्या पे बोला हो, किसी के अन्याय पे बोला हो, या बिहार के किसी भी ज्वलंत मुद्दे पे बोला हो। चिराग पासवान कितना बार, 1 साल होने वाला है सांसद बने हुए, एक वीडियो बता दीजिए, हर वीडियो में मोदी का हनुमान बन करके मेरे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बिहार की जनता कहाँ है? दलित कहाँ है? पिछड़ा कहाँ है? दुसाध कहाँ है? चमार कहाँ है? धोबी कहाँ है? पासी कहाँ है? इस बात को आपको समझने को सकता है। जो जातियों में बटा हुआ समाज है, इसको एकत्रित होकर के अपनी ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन नेताओं को छोड़ दीजिए बिना सोचे समझे। आपके पास बुद्धि है, बुद्धि का इस्तेमाल करना तो जादूगर साहब ने आपको दिखाया ही कि बुद्धि का कैसे इस्तेमाल करना है। एक ही पोटली में नोट भी दिखा रहे हैं, एक ही पोटली में कपड़ा भी दिखा रहे हैं, और आपको दिख रहा है किसी को नोट, किसी को कपड़ा। लेकिन इनको क्या दिख रहा है दिमाग लगाने पे कि इसी पोटली में नोट भी है और इसी में कपड़ा भी है। दिखाने का तरीका अलग अलग है। तो बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और अपने लिए पहचानिए कि आपका असली नेता कौन है। चुनाव आता है, हम लोग जातियों में बढ़ जाते हैं। कोई दुसाध बन जाता है, कोई चमार बन जाता है, कोई धोबी बन जाता है। अरे दुसाध, चमार, धोबी, पासी, मुसहर, कोयरी, कुर्मी, जादव, अहिर, गणेरिया, पाल, मल्ला, ये तो हम लोग मनुस्मृति के समय से बने हुए हैं। हम सबको बाबा साहब ने क्या बनाया? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग। लेकिन हम लोग अभी भी दुसाध, चमार, धोबी, पासी, मुसहर, कोयरी, कुर्मी, मल्लाह से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस बात को हम लोग को समझने की आवश्यकता है। जब तक आप चमार, दुसाध, धोबी, पासी, मुसहर, कोयरी, कुर्मी, मल्लाह बन करके रहिएगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आपके ऊपर शोषण, जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, हत्या, बलात्कार, अन्याय होते रहेगा। इसको कोई नहीं मिटा सकता। देखिए, भीम आर्मी के बारे में आप सबको पता है, बाबा साहब के बारे में भी पता है, महात्मा बुद्ध के बारे में भी पता है, बहुजन महापुरुषों के भी बारे में पता है, और पूर्व के वक्ताओं ने बताया भी है। तो हम उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तमाम बातें उस पर चर्चा हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कर दिया है। अभी जो बिहार का हालात है, हम उस पर बात करेंगे। हमारे समाज का जो हालात है, हम उस पर बात करेंगे। लगातार जिस प्रकार से घटनाएं इस समाज में हो रही हैं, कहने को हमारे समाज में विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और भी तमाम पदों पे लोग बने हुए हैं, लेकिन फिर भी जो घटनाएं हो रही हैं हमारे समाज के ऊपर, कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है जहां पे घटना नहीं हो रहा है। कल से ही मैं आपके जिला मुजफ्फरपुर में हूँ, और जब मैं मुजफ्फरपुर आया तो साहेबगंज प्रखंड में, वहाँ पे हमारे समाज के लोगों को चंद लोगों ने, कुछ चंद जातिवादी लोगों ने, जिनकी संख्या हमको लगता है कि आधा दर्जन भी नहीं है, हमारे समाज के लोगों को, जो 200 की संख्या में घर उनका है, उनके घर पे चढ़ करके महिलाओं को गाली दे देते हैं, पीट देते हैं, किसी का सर फाड़ देते हैं, और हमारे समाज के लोग मुख्य दर्शक बन के रहते हैं। कभी भीम आर्मी से मदद मांगते हैं, कभी थाना में FIR करने जाते हैं, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो पाता। ऊपर से जब हमारे भीम आर्मी के प्रखंड अध्यक्ष वहाँ के जो थे हमारे छोटे भाई ऋषिकेश, वहाँ पे जब जाते हैं तो भी अकेले जाते हैं, तो जो जातिवादी हैं उनका इतना मनोबल ऊंचा होता है कि वो उनको घेर करके गाली देते हैं, पिस्टल सटाते हैं। फिर भी ये समाज जो है, मरा हुआ समाज, हमें दुख होता है कि ये समाज आज भी मरा हुआ है। हमारे समाज में इतने महापुरुष हैं, एक से एक वीर महाबली पैदा लिए, लेकिन आज तक ये समाज संगठित होकर के अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाया। इसलिए जब हम वहाँ पहुँचे तो मुझे पता चला कि अभी तक 4 दिन बीत गए हैं और उस मामले में FIR तक दर्ज नहीं हुआ है।
हमारे प्रखंड अध्यक्ष ने भी आवेदन दिया था मुकदमा लिखवाने के लिए अपने तरफ से, जो उनके साथ घटना को अंजाम दिया गया। हमारे गांव के जो अपने लोग हैं उन लोगों ने भी आवेदन दिया था, लेकिन थाना प्रभारी इतना मनमानी कर रहा था, पता नहीं उसको भीम आर्मी का खौफ नहीं है या समाज का खौफ नहीं है या वो किस तरह से थाना संचालित करता है। अब जब मैंने उससे बात किया तो कह रहा कि बोलिए आप क्या चाहते हैं, FIR करवा दें? तो हम बोले कि देखो FIR कराने का मामला नहीं है, मामला है कि हमारे समाज पे जो जुल्म अत्याचार अन्याय हुआ है, 4 दिन बीत गया, उसके खिलाफ हमारे प्रखंड अध्यक्ष ने भी आवेदन दिया है, गांव के लोगों ने भी आवेदन दिया है, और तुम अभी तक FIR नहीं लिखे हो, तो ये सीधे तौर पे दर्शाता है कि तुम चाहते हो कि यहाँ पे हमारे जो लोग हैं उनकी हत्या हो जाए, तब तुम कोई एक्शन लोगे। तो थाना प्रभारी कह रहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हम बोले ऐसा नहीं हो सकता है तो तुमको उदाहरण बता रहे हैं। कल का ही दिन है, एक हमारे समाज के मजबूत व्यक्ति जो समाज में शिक्षक भी थे और भीम आर्मी के समर्थक भी थे, दलित मानवाधिकार आयोग के कौन जिला था, सहरसा के जिला अध्यक्ष थे राजकुमार पासवान। वो सुबह 10 बजे बिहार दिवस की बधाई देते हैं और 10:30 बजे उनकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। जब मैं पटना से आ रहा था तो रास्ते में मैंने उनका फेसबुक चेक किया, क्योंकि मेरे फेसबुक में फ्रेंड भी थे, तो हम चेक किए तो देखे कि 2 दिन पहले मेरा पोस्ट शेयर किए हैं, कहीं मेरे नाम से जिंदाबाद लिखे हैं, और पीछे गए उनके पोस्ट पे तो देखे कि उन्होंने 4 दिन पहले एक पोस्ट किया है कि मेरी जान को खतरा है और मेरे गांव के लोग मेरा जान मार देंगे, सहरसा पुलिस मेरी रक्षा और सुरक्षा करे। लेकिन दुख इस बात का है कि उनके पोस्ट लिखने के बाद भी उन्होंने वहाँ जो लोग थे गुंडे गांव के, उनके खिलाफ थाना में आवेदन भी दिया था, SP के यहाँ भी आवेदन दिया था, एक वीडियो बना करके उन्होंने समाज में सर्कुलेट करने का भी काम किया था। लेकिन पुलिस बिहार में इतनी लापरवाह है कि उन्होंने उनके आवेदन पे कोई संज्ञान नहीं लिया। तो वहीं बात मैंने कल थाना अध्यक्ष साहेबगंज को बोला कि आज ही की घटना है कि एक व्यक्ति 4 दिन 5 दिन पहले आवेदन देता है अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए, उसको हमला का आशंका होता है, पुलिस रक्षा सुरक्षा नहीं करती है, उसके आवेदन पे कार्रवाई नहीं करती है और उस व्यक्ति की आज सुबह में हत्या हो जाती है। तो साहेबगंज थाना प्रभारी कहता है कि ठीक है मैं देखता हूँ। और मैं देखता नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिसने भी हमारी महिलाओं का अपमान किया है, घर पे चढ़ करके गाली देने का काम किया है, हमारे भाइयों के सर पे कट्टा पिस्टल सटाने का काम किया है, अगर उसको गिरफ्तार नहीं करिएगा तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे वो आप समझिएगा। उसके बाद थाना प्रभारी कहता है कि नहीं सर मैं अब कार्रवाई कर रहा हूँ, अभी FIR लिखवा रहा हूँ, कल भेज दीजिएगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, जो आरोपी हैं उनको पकड़ के लाएंगे। तो ये बात हमको सबसे पहले, ये बात तो हो गई। दूसरी बात है कि मरा हुआ समाज कैसे है। आज हम लोग यहाँ पे इतने लोग एकत्रित हैं, अगर कोई व्यक्ति उधर से आए कट्टा पिस्टल लेकर के मुझे गाली देने लगे, मेरी बहनों को माताओं को किसी के साथ छेड़खानी करने लगे, कोई गाली देने लगे, मारपीट करने लगे, तो क्या हम सब मुंह देखेंगे? पुलिस का फोन लगाएंगे कि पहले उसका इलाज करेंगे? तो पहले इलाज करने वाला थ्योरी जब तक ये समाज लागू नहीं करेगा तब तक किसी प्रकार हमारे भाई मारे जाएंगे, हमारी माताओं का अपमान होगा, बहनों का बलात्कार होगा और तमाम तरह की घटनाएं रोज होती रहेंगी। मैंने ये उदाहरण के तौर पे बताया क्योंकि समाज मरा हुआ है। उस गांव में कह रहे कि 200 की आबादी में दलित समाज के लोग हैं और उनकी आबादी 500 है। 500 आबादी वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसमें 400 से ज़्यादा आबादी उसके फेवर में खड़ा हो जाए। हमको लगता है कि 400 उसके विरोध में रहेगा, क्योंकि कोई भी गांव में नहीं चाहता है गुंडा को, बदमाश को, शराबी को, बलात्कारी को, लफुआ को कोई सपोर्ट करता है। बताइए आप लोग अपने गांव में किसी लफुआ को सपोर्ट करेंगे? जो कट्टा पिस्टल लेके चलेगा उसको सपोर्ट करेंगे? गलत काम करने वाला को सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम लोग को अपराधी से कैसा डर भाई? जब हमारी घर पे चढ़ के गाली दे रहा है तो उसको उसी समय उसी के भाषा में उसको जवाब देने की आवश्यकता है, तब जाकर के ये समाज की ताकत जातिवादियों को पता चलेगा। इस ताकत को बनाने के लिए भीम आर्मी का जन्म हुआ है। यही काम भीम आर्मी पूरे देश में कर रही है, लेकिन लोगों को लगता है
कि जहां हत्या होता है, जहां बलात्कार होता है, वहां भीम आर्मी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारी मजबूरी नहीं है कि हम हत्या बलात्कार होने के बाद जाएं। हम चाहते हैं कि हमारा समाज संगठित हो जाए, हम सब लोग मिल करके एकत्रित होकर के ये जो जातिवादी गुंडे हैं इनको जवाब देने का काम करें। और जब हम लोग पलटवार करके जवाब देने का काम करने लगेंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ना सहरसा में राजकुमार पासवान मारा जाएगा, न औरंगाबाद में कोमल की हत्या होगी, न रंजीत पासवान की हत्या होगी, न मुजफ्फरपुर में पारू में रूपा की हत्या होगी, न इस प्रकार की आप ही के गांव के हमारे छोटे भाई, मैं पिछली बार जब आया था, नीतीश कुमार नाम का जो लड़का मेला घूम करके आ रहा था, उसको मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। तो ऐसे लोगों का जान नहीं जाएगा जब हम संगठित होंगे। ये बात आज आपको समझने की आवश्यकता है। लगातार घटनाएं हो रही है, कोई जिला छूता नहीं है। मैं रोहतास में था 4 दिन पहले, रचना पासवान, ममता जी बता रही थी उस लड़की की इतनी बेरहमी से हत्या की गई, उसके आंख निकाल दिए गए, कान काट दिए गए, पेट चीर दिए गए और उसके शरीर पे तेजाब डाल दिया गया। और इतना छत बिछत शरीर था कि जब उसको वहां से गांव के लोग उठा करके लाए तो देखने लायक नहीं था, देख करके रोंगटे खड़े हो जाते। उसके बाद मैं अगले दिन पटना जिला में था। पटना जिला में मुसहर समाज के लोगों पे जातिवादी लोगों ने घुस करके घर में बहन बेटियों के साथ छेड़खानी किया, मारपीट किया। होली के दिन उनके कपड़े फाड़ दिए, किसी का सर फाड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया। मैं वहां था। उसी दिन मैं फिर बगल पटना के नौबतपुर में ललन यादव की जातिवादी लोगों ने, भूमिहार समाज के लोगों ने गोली मार करके हत्या कर दी। उनके 2 भतीजों को गोली मार दिया, एक के छाती में गोली लगा, एक के पैर में गोली लगा। मैं उन लोगों से मिल करके आया। उसके अगले दिन मैं फिर जब पटना आया तो मेरे पास फोन आया कि औरंगाबाद में इस तरह की घटना हो गई, रंजीत पासवान की हत्या कर दी गई। मैं औरंगाबाद में था, वहां गया, मैंने पुलिस को अल्टीमेटम दिया था। वहां 2 मामला हुआ था। एक कोमल पासवान का जो 14 साल की बच्ची थी, घर पे कीचड़ से होली खेल रही थी और उसके कीचड़ के कुछ छींटे जिसने उस व्यक्ति की उस लड़की की हत्या की, उसके दीवार पे पड़ गया, उसके गेट पे पड़ गया, जिधर से वो लोग आना जाना भी नहीं है। सिर्फ इसलिए उस बच्ची की कार चढ़ा करके वो भी किसने हत्या किया, ये बात आपको सोचने की आवश्यकता है। जिस नेता को आपने 5 सांसद दिया कि हमारी रक्षा सुरक्षा करेगा, लोकसभा में जाके हमारी आवाज उठाएगा, विधानसभा में हमारी आवाज उठाएगा, शासन प्रशासन को डराएगा धमकाएगा कि हमारे लोगों की रक्षा सुरक्षा करो, उस पार्टी का प्रदेश का वो उपाध्यक्ष था और लोजपा से वो पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उसके बेटा ने हमारी बहन कोमल पे कार चढ़ा करके हत्या कर दी। और दुख इस बात का होता है कि जिसको हम लोगों ने वोट दे करके अपना रहनुमा चुना, वो फेसबुक पे लिखता है कि वो भी नहीं लिखता, अपने आईडी से नहीं लिखता है, पार्टी की आईडी से लिखता है कि ये हत्या नहीं दुर्घटना है। जबकि इंटेंशनली, अब इतनी पतली गली है, अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, कौन दुर्घटना हो सकता है? कोई गाड़ी ठोकर मारेगा तो जानबूझ के मारेगा। और उस पर उसने दुख जताने का भी काम नहीं किया, अभी तक एक शब्द मुंह से नहीं निकले हैं। फॉर्मेलिटी करने के लिए उसको निकाल दिया। उसके जो लोजपा का नेता था उसको काफ़ी भीम आर्मी के दबाव के बाद जब हम सब लोगों ने मुद्दा को उठाया, हमारे जिला अध्यक्ष कोमल के घर पे गए, शासन प्रशासन को चेतावनी दिए, तब जाकर के उस नेता को लोजपा से निकाला गया। वो भी ये लेटर में लिख करके कि जब तक मामले की जांच चल रही है तब तक के लिए आप पार्टी से निष्कासित किया जाते हैं। अगर पुलिस प्रशासन पैसा ले करके उस नेता को निर्दोष साबित कर दे, निर्दोष, तो हमको लगता है कि फिर से लोजपा उसको रख लेगी जो कोमल पासवान के हत्यारा है। तो ये हालात है। वहाँ पे कोमल का हत्या हो गया। रंजीत पासवान एक यूट्यूबर थे, पत्रकार थे, समाजसेवी थे। मैं भी उनसे जब औरंगाबाद जाता था मिलता था। उनको दिन दहाड़े जब मोटरसाइकिल से घर से जा रहे थे तो उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। तमाम मामले हुए थे। मैंने 1 दिन पहले एसपी से बात किया था, औरंगाबाद के एसपी से, और बोला था कि अगर 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होगी कोमल पासवान के मामले में, रंजीत पासवान के मामले में, तो फिर मैं आ रहा हूं कल, और अगर लोजपा का नेता का बेटा अगर सरेंडर नहीं करेगा तो उसको भीम आर्मी जिस प्रकार से हमारी बहन कोमल को कुचने का काम किया है, उसको हम लोग कूच कूच के कचूमर निकाल देंगे।
आपको बता देते हैं कि भीम आर्मी की ताकत ये है कि जब हम लोग वहाँ औरंगाबाद की सड़कों पे नीतीश कुमार का पुतला जला करके 20 तारीख को जब हम लोग डीएम कार्यालय को घेरने के लिए बढ़े तो एसपी साहब का फोन आता है कि डीएसपी साहब जा रहे हैं और जो भी दोनों आपका घटना में मांग था दोनों अपराधियों को पकड़ लिया गया है। ये भीम आर्मी की ताकत है, इसको पहचानने की आवश्यकता है। वहाँ पे तमाम पार्टी के नेता गए, फोटो खिंचवाए, बसपा वाले गए, लोजपा वाले जीजाजी गए और राजद वाले गए और तमाम पार्टियों के पशुपति पारस जी गए, सब लोग गए, लेकिन न्याय शून्य। कोमल की बहन मुझे फोन करके वीडियो कॉल पे बात करके कहती है कि भैया सब लोग आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, हमको आश्वासन दे रहे हैं, कोई 5,000 देने की बात कर रहा है, कोई 10,000 देने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि 5 लाख ले लो और केस को मैनेज कर लो। हमारी बहन की जान की इतनी ही कीमत है। तो हम बोले कि तुम जवाब क्यों नहीं दी कि तुम 10 लाख देते हैं, ये समाज 10 लाख देगा, भीम आर्मी 10 लाख देगा, तुम अपने बेटा को लाओ, उसके ऊपर भी हम कार चढ़ाने का काम करते हैं। अब जब मैं वहां गया तो गिरफ्तारी हो गई। अब गिरफ्तारी हो गई तो आप पूरा औरंगाबाद जिला में जो हमारे समाज के लोग हैं जिनको दुख था कि हमारी बहन कोमल की हत्या हुई है, रंजीत की हत्या हुआ है, वहां पे अंकित कुमार एक 12 साल का युवक था, उसकी गला काट करके हत्या कर दी गई थी 10 दिन पहले, होली के पहले। अब तमाम मामलों में जब गिरफ्तारी होती है तो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी के दबाव से होता है। नेता जो है आपके वोट को लेते हैं, एमपी बन जाते हैं और कभी वो इफ्तार पार्टी करते हैं, कभी होली मिलन समारोह करते हैं, कभी डांस करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया घूमते हैं, कभी पेरिस घूमते हैं, लेकिन समाज के दुख दर्द में कहीं नजर नहीं आते हैं। सहरसा में घटना हुआ है, वहाँ पे भी लोजपा का बहुत बड़ा मजबूत संगठन है। मैं 1 बार 2 बार सहरसा गया हूँ 1 साल में, लेकिन मैं गया कल लगातार वहाँ पे लोजपा के लोग भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि भैया लग रहा है कि इस मामले पे चिराग जी एक शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन मैंने अपने नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी को बताया भी नहीं था, मैं मुजफ्फरपुर में ही था, तो मैंने देखा कि हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सब के बहुजनों का नेता, जो इकलौता संसद भवन में 542 सांसदों पे भारी पड़ने का काम करता है, उसने बिना कुछ जाने समझे सहरसा की घटना पे ट्वीट किया, औरंगाबाद के मामले पे ट्वीट किया, मीडिया में बोलते हैं और लगातार आवाज उठाते हैं, लेकिन जिसको अपने वोट दे करके सांसद बनाने का काम किया, केंद्रीय मंत्री बनाने का काम किया, जो ये लोग निर्लज्ज जो सांसद हैं, पूना पैक्ट के दलाल, गांधी जी के हरिजन, इनको कुछ भी कह लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे जीतन राम मांझी हो, एक शब्द नहीं बोलते हैं, चिराग पासवान हो, कुछ नहीं बोलते हैं। बिहार सरकार में भी 7 मंत्री हैं आपके जाति वाले, कोई कुछ नहीं बोलता। बोलता कौन है? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वाला चंद्रशेखर आजाद बोलता है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाला भीम आर्मी वाला बोलता है। इस बात को आज आपको समझने की जरूरत है। चुनाव आता है, हम लोग जातियों में बढ़ जाते हैं, कोई दुसाध बन जाता है, कोई चमार बन जाता है, कोई धोबी बन जाता है। अरे दुसाध, चमार, धोबी, पासी, मुसहर, कोयरी, कुर्मी, जादव, अहिर, गडेरिया, पाल, मल्लाह, ये तो हम लोग मनुस्मृति के समय से बने हुए हैं। हम सबको बाबा साहब ने क्या बनाया? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग। लेकिन हम लोग अभी भी दुसाध, चमार, धोबी, पासी, मुसहर, कोयरी, कुर्मी, मल्लाह से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस बात को हम लोग को समझने की आवश्यकता है। जब तक आप चमार, दुसाध, धोबी, पासी, मुसहर, कोयरी, कुर्मी, मल्लाह बन करके रहिएगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपके ऊपर शोषण, जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, हत्या, बलात्कार, अन्याय होते रहेगा। इसको कोई नहीं मिटा सकता। और जिस दिन आप बाबा साहब के बनाए शब्दों पे अनुसूचित जाति बन जाइएगा, अनुसूचित जनजाति बन जाइएगा, पिछड़ा वर्ग बन जाइएगा, अति पिछड़ा वर्ग बन जाइएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, अनुसूचित जाति में बिहार में 22 जातियां आती हैं, अनुसूचित जनजाति में बिहार में 27 जातियां आती हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग मिला दिया जाए तो 70 से ज़्यादा जातियां आती हैं। अगर ये समूह बन करके आपने जिस दिन काम करना स्टार्ट कर दिया और वोट करना स्टार्ट कर दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो जाति वाले नेता हैं, इन सब का बोरिया बिस्तर बंध जाएगा और ये लोग जा करके जहां होली खेलना है, जहां इफ्तार मनाना है, जहां डांस करना है, जाके करते रहेंगे। और लोकसभा, विधानसभा, हर जगह
आपका नेता नजर आएगा जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों वाला होगा, जो महात्मा बुद्ध के विचारों वाला होगा, ज्योतिबा फुले के विचारों वाला होगा, पेरियार के विचारों वाला होगा, कर्पूरी ठाकुर के विचारों वाला होगा, जगदेव प्रसाद के विचारों वाला होगा। आपको समझने की आवश्यकता है। इसलिए हम कह रहे हैं, मेरे समाज के लोगों यहाँ पे बैठे, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, तमाम यहाँ पे जो लोग हैं, मैं आप सबसे कहता हूँ कि आज भी हम सबको, जो जातियों में बटा हुआ समाज है, इसको एकत्रित होकर के अपनी ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन नेताओं को छोड़ दीजिए बिना सोचे समझे। आपके पास बुद्धि है, बुद्धि का इस्तेमाल करना तो जादूगर साहब ने आपको दिखाया ही कि बुद्धि का कैसे इस्तेमाल करना है। एक ही पोटली में नोट भी दिखा रहे हैं, एक ही पोटली में कपड़ा भी दिखा रहे हैं, और आपको दिख रहा है किसी को नोट, किसी को कपड़ा। लेकिन इनको क्या दिख रहा है दिमाग लगाने पे कि इसी पोटली में नोट भी है और इसी में कपड़ा भी है। दिखाने का तरीका अलग अलग है। तो बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और अपने लिए पहचानिए कि आपका असली नेता कौन है। जब असली नेता को आपने पहचानने का जिस दिन काम कर लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं, ना किसी कोमल पासवान की जान जाएगी, ना रूपा का जान जाएगा, ना रचना का जान जाएगा, ना अंकित कुमार का जान जाएगा, ना नीतीश का जान जाएगा, ना रंजीत का जान जाएगा, ना राजकुमार का जान जाएगा, किसी भाई का जान नहीं जाएगा। आप मजबूत होकर के अपने समाज को मजबूत करिएगा। आपका नेता विधानसभा में दहाड़ेगा, आपका नेता लोकसभा में दहाड़ेगा। आज अकेला चंद्रशेखर आजाद संसद में 542 सांसदों को चेतावनी देते हुए, प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हुए, उंगली दिखाते हुए आसन को, गृह मंत्री को अगर दहाड़ता है तो हम सब का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हाँ, हमने चुन करके भेजा है। लेकिन दुख है कि बिहार के लोगों ने अभी तक किसी शेर को नहीं भेजने का काम किया, ना विधानसभा में ना लोकसभा में। आपके यहाँ 6 सांसद हैं, 6 रिजर्व सीटें हैं, वो भी जाके लोकसभा में बैठते हैं, उनको भी मौका मिलता है बात रखने का। लेकिन हम नाम बोलेंगे, आप बताइए उनका वीडियो, किसी ने दलितों के शोषण पे बोला हो, पिछड़ों के अत्याचार पे बोला हो, मुसहरों के जमीन छीनने पे बोला हो, किसी के घर तोड़ने पे बोला हो, किसी की हत्या पे बोला हो, किसी के अन्याय पे बोला हो, या बिहार के किसी भी ज्वलंत मुद्दे पे बोला हो। चिराग पासवान कितना बार, 1 साल होने वाला है सांसद बने हुए, एक वीडियो बता दीजिए। हर वीडियो में हम मोदी का हनुमान बन करके, मेरे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बिहार की जनता कहाँ है? दलित कहाँ है? पिछड़ा कहाँ है? दुसाध कहाँ है? चमार कहाँ है? धोबी कहाँ है? पासी कहाँ है? इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। एक सीट पर अरुण भारती हैं, उनके जीजा जी। कहाँ है बयान? कहाँ है समाज के साथ खड़ा? कहाँ बोल रहे हैं लोकसभा में? कोई पोस्टर लेके गए हैं कि बिहार में कोमल को न्याय मिलना चाहिए संसद में? हमारा नेता को नहीं मिलता है मौका संसद में बोलने का, तो पोस्टर लेके जाता है, संसद भवन के बाहर खड़ा हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार बंद करो, हत्या बंद करो, बिहार में हो रहे शोषण करो को, राजस्थान में हो रहे शोषण करो को। और भी सांसद हैं, हम चिराग पासवान, अरुण भारती को ही नहीं कहेंगे, जीतन राम मांझी जी भी सांसद हैं, गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन भी सांसद हैं, कांग्रेस से और सासाराम से मनोज कुमार भी सांसद हैं। आप किसको वोट देते हैं? भाजपा को हराने के नाम पे महागठबंधन को हराने के नाम पे भाजपा को, चमार को हराने के लिए चिराग को, मुसहर को हराने के लिए चमार को, इसी को ना वोट देते हैं। लेकिन आपको क्या मिलता है? कभी आपके मुद्दे पे बोलता नहीं है ये लोग। 6 सांसद, 6 के 6 गूंगे हैं, 38 विधायक हैं बिहार में। आप ही के जाति, कोई चमार है, कोई दुसाध है, कोई धोबी है, कोई मुसहर है, कोई पासी है ना? आप ही के जिला में 2 विधायक है, एगो सकरा में, एगो बोचहा में, एगो पासी है, एगो पासवान है। हम पूछते हैं कि पासी पासवान विधायकों से भी पूछिए कि भैया वोट लेते हो हमारा, आ करके कहते हो हम तुम्हारे जात वाला है, हमको वोट दे दो, पैर पड़ते हो, तमाम चीज़ें करते हो। आप भी चुनाव के वक्त जाति के चक्कर में आ जाते हैं। नहीं, बोचहा से दुसाध को विधायक बना देना है, सकरा से पासी को बना देना है, फलाना जगह से चमार को बना देना है। लेकिन आपको क्या मिलता है? इस सोचने की आवश्यकता। आप उनसे सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं, पूछिएगा तो गार्ड वार्ड लेके घूमता है, सब पिटवा देगा, धमकिया देगा, आपके ऊपर भी हो सकता है कि गाड़ी चढ़वा देगा ज़्यादा बोलिएगा तो ये सोच करके आप नहीं उनसे सवाल पूछते हैं। बिहार में 38 विधायक, बिहार में लगातार होली के बाद 10 से ज़्यादा सिर्फ पासवानों की हत्या हुई है। रविदास समाज के
पटना के दुल्हिन बाजार में एक युवक था अमन कुमार, उसकी हत्या करके पेड़ पे टांग दिया जाता है। पेड़ पे, रविदास समाज का लड़का अमन कुमार, हत्या करके पेड़ पे उसकी लाश मिलती है। माँ से वो बात करता है कि मैं मार्केट से घूम करके आ रहा हूँ। माँ को लगता है कि बाजार गया है कुछ रंग लाने या कुछ लाने। शाम में 5:30 बजे, 11 बजे घर से निकलता, 5:30 बजे गांव के लोग बोलते हैं कि आपके बेटा का लाश तो पेड़ पे टंगा हुआ है। एको चमार विधायक, एको सांसद विधानसभा में नहीं बोला, एको दुसाध नहीं बोला, एको मुसर नहीं बोला, एको पासी नहीं बोला। ये सबको चिंता कहाँ है आपका? ये सबको चिंता है कि अपने जीजा को एमपी बनाना है, अपने बहू को विधायक बनाना है, अपने बेटे को मंत्री बनाना है। कहाँ हैं आप? जब टिकट बांटने की बारी आती है तो कभी माँ नजर आती है, कभी बहू नजर आती है, कभी समधन नजर आती है, कभी तमाम लोग नजर आते हैं। अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आएगा 5 महीना बाद। 5 महीना बाद आप लोग देखिएगा, ये सब जिस जाति वाला नेता सब है ना, देखिएगा किसको किसको टिकट देगा। पहला बात, गठबंधन करता है भाजपा से तो रिजर्व सीट लेना नहीं चाहता है, और रिजर्व सीट ले भी लेता है तो वहाँ पे देखता है कि कौन हमारे रिश्तेदार है, उसको हम टिकट देंगे, उसको हम विधायक बनाएंगे, उसको हम एमपी बनाएंगे। अरुण भारती की जगह पे बिहार में कोई दूसरा डिजर्व करने वाला पासवान नहीं था एमपी बनने के लायक, लेकिन उसी को क्यों टिकट दिया गया? क्या योगदान है उसका समाज में? अगर 2024 के चुनाव के पहले देखा जाए तो अरुण भारती का इस समाज में क्या योगदान है? पासवानों के लिए कितना लाठी खाया है, कितनी बार जेल गया है, कितना बार शोषण सहा है, कितना बार पुलिस से बहस कर लिया है, कितना बार एसपी को फोन करके डराया है, धमकाया है, बोला है कि हमारे समाज के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सांसद बनेगा। काहे? कि वो फलाना जी का जीजा है, मांझी जी की बहू विधायक बन जाती है। क्या दूसरा मुसहर डिजर्व नहीं करता था? कोई दूसरा भुइयां डिजर्व नहीं करता था? लेकिन जो परिवार को चलाने वाली पार्टियां हैं, हम लोग उनके गुलाम बने हुए हैं। हम इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूं, बिहार के जो बहुजन समाज, SC ST OBC EBC समाज के जो लोग हैं, मैं आप सबको कह रहा हूं कि जाति पाति में बंटने के बजाय आप सब लोग संगठित होकर के एक ऐसी शक्ति का निर्माण करिए, एक ऐसे नेता को, एक ऐसे बेटा को चुनिए जो आपके हक अधिकार पे रोज लड़ने का काम करता हो। मेरे पास बहुत साधन संसाधन नहीं है, बहुत साधन संसाधन नहीं है। मैं एक साधारण से मास्टर का बेटा हूँ, जिनका जो पेमेंट है, हमारी 3 बहनें हैं, घर भी चलाना होता है, और हमको पिताजी ने एक गाड़ी भी खरीद के दे दिया है, उसका EMI भी वो वहीं भरते हैं और कहते हैं घूमो। एक लौता बेटा है, संतोष भाई बता रहे थे। लेकिन मन में एक जज्बा है कि समाज पे जो शोषण, अत्याचार, अन्याय हो रहा है, बिहार में 38 विधायक नहीं पहुंच रहा है, 6 सांसद नहीं पहुंच रहा है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस दौरान मुझे एहसास हुआ कि पूरे के पूरे जो दलित समाज के नेता हैं वो गुलाम बने हुए हैं। अगर इनके सामने अगर कोई मजबूत बन करके समाज के हक अधिकार पर नहीं खड़ा होगा तो ये लोग समाज को भाजपा और RSS के खुट्टे में बांध करके गुलाम बना देंगे। आप देखिए, एक भैंस में इतनी ताकत होती है कि खूंटे को उखाड़ सकती है, लेकिन भैंस को आदत दिला दिया गया है कि खूंटा पे रस्सी में बांध दिया जाएगा और वहीं पे वो नाद में खाते रहेगी जो चारा डाला जाता है। लेकिन उस भैंस को अपनी शक्ति का पता नहीं है, क्योंकि उसको आदत डलवाया गया। जब छोटा था तभी से बांधा जा रहा है, बांधा जा रहा है, बांधा जा रहा है, और वो कभी खूंटा उखाड़ नहीं सकता है। लेकिन जिस दिन उसको शक्ति का एहसास हो जाता है, वो खूंटा उखाड़ देता है, और जब भैंस दौड़ता है तो भैंस का जो रखवाला है, जो उसको खिलाने वाला है, ग्वाला है, वो भागने लगता है और पीछे लाठी लेके दौड़ता है। उसी प्रकार से ये समाज का हालत है। आपको वर्षों से एक खूंटे पे बांधा गया है कि फलाना जी पासवान जी भाजपा के साथ रहेंगे तो दुसाध भाजपा के साथ चला जाएगा, फलाना राम जी राजद के साथ रहेंगे तो चमार राजद के साथ चला जाएगा, फलाना मुसहर जी कांग्रेस के साथ रहेंगे तो मुसहर कांग्रेस के साथ चला जाएगा। तो आप खूंटे से बंधने वाले लोग हैं। आपकी आबादी जितनी है बिहार में, अगर आप चाहें तो इस खूंटा को तोड़ करके बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का क्षमता आप रखते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर इस समाज ने अभी हमको शक्ति नहीं दिया है, अगर इस समाज ने मेरा साथ दिया और थोड़ी सी शक्ति दे दी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में शोषण, अत्याचार, अन्याय पे मुख्यमंत्री के कुर्सी को भी हिलाने का, उखाड़ने का हम हिम्मत रखते हैं।
जिनको ताकत आपने दिया वो गुलाम बन गए, कोई कांग्रेस का, कोई मोदी का, कोई राहुल का, कोई तेजस्वी का, कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जिसको आपने ताकत अभी तक नहीं दिया है वो बेटा आपके समाज के बीच में संघर्ष कर रहा है। और आपको समझना है कि भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है पूरे देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में कहीं भी शोषण, अत्याचार, अन्याय की घटना होती है, हत्या की घटना होती है, बलात्कार की घटना होती है, तो वहां पे भीम आर्मी के लोग जा करके आपको न्याय दिलाने का काम करते हैं। मैं यही कहूंगा कि अपनी शक्ति का पहचान आप लोग करिए और दुसाध, चमार, धोबी, पासी, मुसहर से बाहर निकलिए और अनुसूचित जाति, जनजाति बन करके जो बाबा साहब के अधिकारों की बात करता हो, बाबा साहब की बात करता हो, उसका साथ देने का काम करिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मुजफ्फरपुर जिला में भी अगर समाज ने साथ दिया तो हमारे संगठन के लोगों में इतनी जज्बा और जुनून है, चाहे संतोष अंबेडकर जी हो, रोशन जी हो, शुभम हो या ममता जी हो, सारे लोग मिल करके ये आपके मुजफ्फरपुर जिला में भी 1-2 विधायक जरूर बना करके इस 2025 के चुनाव में देने का काम करें। तो इस ताकत का निर्माण आप करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? करना चाहते हैं। मेरे पीछे कुछ नहीं था। जब मैं इस गांव में आया था तो मेरे बाप का नाम रामविलास पासवान नहीं है, मेरे बाप का नाम जगजीवन राम नहीं है, मेरे बाप का नाम जीतन राम मांझी नहीं है। लेकिन बोले जो संचालक महोदय हैं कि जब मैं आया तो मैंने एसएसपी को फोन लगा करके बोला कि ये मामला ऐसा ऐसा है, इस पे कार्रवाई काहे नहीं हो रही है। तो आप सुने हो अपने मुंह से, इनके मुंह से सुने कि एसएसपी क्या जवाब दिया। अगर मेरे ऊपर ताकत होती कि हम भी किसी के बेटा रहते, हम भी मंत्री विधायक रहते, तो मैं बता देता हूं कि मुजफ्फरपुर के एसएसपी को आपके गांव में बैठा करके बोलता कि नीतीश के अपराधियों को गिरफ्तार करो, नहीं तो मुजफ्फरपुर जिला पुलिस के मुख्यालय को हम लोग जाम करने का काम करें। ये ताकत आप लोग को बनाने की आवश्यकता है और इस बात को आप लोग जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतर होगा। नहीं समझेंगे तो हम सब लोग बाबा साहब के मिशन पे चलने वाले लोग रोज दिन मेहनत कर रहे हैं और ये भी हम लोगों ने ठाना है कि हम अपनी मेहनत के दम पे आपको मजबूर कर देंगे कि आपको हमारा साथ देना ही पड़ेगा। आप अभी कुछ भी आनाकानी कर लीजिए, कई बहाने बना लीजिए, लेकिन हम बता देते हैं कि जो हम लोग बाबा साहब के लोग हैं, बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। हमारे बाबा साहब जब नहीं डरे तो उनका बच्चा कैसे डरेगा? बाबा साहब डरे, मनुवादियों से भी नहीं डरे, ना अंग्रेजों से डरे, जातिवादियों से भी नहीं डरे, ना नेहरू से डरे, ना पटेल से डरे, ना जिन्ना से डरे। उस समय भी जब वो अकेला थे तो उन्होंने अपने समाज के हक अधिकार के लिए, वंचितों शोषितों के लिए, उनके आरक्षण के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके अधिकार के लिए बाबा साहब अकेला दहाड़ते थे। अब तो भीम आर्मी के पूरे बिहार में लाखों नौजवान हैं और अब हम लोग लाखों लोग मिल करके प्रयास करेंगे तो बिहार की जो 4 करोड़ की आबादी अनुसूचित जाति जनजाति समाज की है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल आपने साथ दे दिया हमारा, तो हम ईमानदारी से कहते हैं कि अगले 5 साल में जब चुनाव होगा तो आप देखिएगा कि भीम आर्मी का कोई नौजवान मुख्यमंत्री के, उप मुख्यमंत्री के रेस में होगा। मैं आपको आज दावे के साथ कह करके जाऊंगा यहां से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमको सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ इस गांव में कार्यक्रम का आयोजन सुनील जी ने कराया है, मैं उस उम्मीद पे आप सब लोग खरे उतरेंगे और जो बात यहां हो रही है, इस बात की चर्चा आप अपने अगल बगल के लोग जो नहीं आए हैं उनसे भी करेंगे, फोन के माध्यम से करेंगे, रिलेशन वाले को बताएंगे, हमारी छोटी बहनें हैं, माताएं हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी अपने घर में चर्चा स्टार्ट कीजिए कि आपके ऊपर शोषण जुल्म हो रहा है, आपके भाइयों की, बेटों की हत्या हो रही है, तो उनको पलट करके जवाब कौन देगा। जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।